बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महंगाई यानी इन्फ्लेशन, और बहुत सारे दूसरे लोग कहते हैं नहीं नहीं वो नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं कहता हूँ दोनों ही नहीं है, तीसरी एक प्रॉब्लम है जो कि बड़ी ही खौफनाक बीमारी है, जिसका नाम है 88.2%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक नंबर है जो दर्शाता है हमारी नेशनल ऑयल इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को। एंड व्हाट इज वर्स इज ये नंबर और वर्स होते जा रहा है। पिछले साल ये नंबर 87.7% था, अभी लास्ट अगर आप 12 महीने का देखोगे तो लगभग 88.2% पे आता है, और आगे कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है। और अभी ये जो वॉर वाला सीन हुआ है उसमें तो हमने देख लिया है कि कितना बड़ा फैक्टर है, इसको कितनी जल्दी कैसे भी हमें सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इफेक्टिवली दोस्तों हम एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं। मिडिल ईस्ट का कोई भी छोटा मोटा झटका हमारी इकोनॉमी को हिला सकता है। न्यूज वाले आपको बड़े कॉन्फिडेंस से हमारे जीडीपी की ग्रोथ के नंबर बताते हैं कि हम इस साल इतने नंबर से ग्रो हुए, अगले साल इतने नंबर से ग्रो करेंगे, पर न्यूज वाले आपको इसका दूसरा सच नहीं बताते हैं। इस मैसिव ग्रोथ का इंजन चलाने के लिए हमारी ऑयल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये साल के लगभग 3 to 5% के बीच में हर साल बढ़ जाती है। डेटा एक बहुत डराने वाली पिक्चर दिखा रहा है हमें सामने। 2030 तक दुनिया की ऑयल डिमांड लगभग 3.2 मिलियन बैरल से बढ़ेगी, और उसमें से 1/3 ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आने वाली है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 2030 तक हर दिन का 1.2 मिलियन बैरल्स एक्स्ट्रा तेल चाहिए होगा हमें। एक्स्ट्रा जो अभी कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी टोटल कंजम्पशन सीधा 6.6 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच जाएगी। अब आप कहेंगे कि यार हमारी सरकारी ऑयल कंपनीज आखिर कर क्या रही हैं, तो सुनिए ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का पूरा माया जाल। देखो हकीकत ये है कि सब कुछ इतना बुरा नहीं है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम सेक्टर में हम बिल्कुल ग्लोबल चैंपियन बन रहे हैं। यानी बाहर से कच्चा तेल लेकर आते हैं, उसको रिफाइन करके उससे तरह तरह की चीज बनाते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो। और सरकार हमारी डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी को मैसिव स्केल पर बढ़ा भी रही है। इससे हम इसे 256.8 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ा करके बाय 2030 309.5 मिलियन मेट्रिक टन तक लेके जा रहे हैं। ये हमारी अर्बन पॉपुलेशन की इंडस्ट्रियल डिमांड्स को पूरी तरीके से मीट कर सकता है। और यही नहीं, हम अपनी रिफाइनरीज में मॉडर्न वैक्यूम रेजिड्यू हाइड्रोक्रैकर मशीन्स लगा रहे हैं। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बड़े बड़े शब्द आ गए, बट बेसिकली ये बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लास टेक्नोलॉजी होती है, जो कि खराब से खराब क्रूड से भी अच्छा वाला तेल निकाल लेती है। इसको जरा ऐसे समझिए कि जैसे आपने घर की रसोई को बहुत बड़ी और मॉडर्न बना लिया हो, वैसे ही यहाँ पे भी किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रसोई में पकाने के लिए आज भी खाना आता तो बाहर से ही है, और क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में हमारा अपस्ट्रीम यानी कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन लगातार गिर रहा है, ये बड़ा ही टेंशन का विषय बन जाता है। हमारी जमीन से तेल निकालने की क्षमता हर साल 1.1% की स्पीड से माइनस में गिर रही है। इसी वजह से हमारे क्रूड ऑयल के जो इंपोर्ट्स हैं वो वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। पिछले साल हमने 4.7 मिलियन बैरल्स पर डे हमने इंपोर्ट किया है। अब ये नंबर लगभग 4.9 मिलियन बैरल्स पर डे ऑलरेडी हो चुका है, और ये रिकॉर्ड नंबर है। मतलब हम हजारों करोड़ का तेल बाहर से डॉलर्स में खरीदते हैं, और ऊपर से रुपया डॉलर के अगेंस्ट लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसलिए प्रॉब्लम दूसरी एक और आ जाती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का खून चूस रही है, और इनडायरेक्टली ये आम आदमी की जेब भी काट रही है। पिछले 50 साल से हमारा पूरा देश मुंबई हाई नाम से एक ऑयल फील्ड है, उसी के भरोसे कहीं ना कहीं चल रहा है। ये वेस्ट कोस्ट से लगभग 160 किलोमीटर दूर एक शैलो वाटर फील्ड है। शैलो वाटर मतलब पानी की ज्यादा गहराई नहीं है। यहाँ से तेल निकालना रिलेटिवली आसान होता है, और इंडस्ट्री इसको इजी ऑयल भी कहती है। 1970s में ढूंढा गया ये कुआं आज तक हमारे देश का लगभग 38% टोटल तेल निकालता है, लेकिन अब इसका रस पूरी तरीके से सूख चुका है। 1989 में ये फील्ड अपने एब्सोल्यूट पीक पे काम कर रही थी। तब यहाँ डेली 4,71,000 बैरल्स का तेल और 28 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस निकलती थी। लेकिन आज ये फ्लैगशिप एसेट बुरी तरीके से सिकुड़ चुका है, ये गिर चुका है फ्रॉम दैट पीक नंबर टू 1,34,000 बैरल्स ए डे। जैसे पुराने नींबू को कितना भी निचोड़ लो रस नहीं निकलता है, वैसे ही हमारी सरकार पेपर पर बहुत ही अग्रेसिव नैरेटिव बनाती है। क्लेम करती है कि ओएनजीसी ने FY25 में 578 वेल्स को ड्रिल किया है, पिछले 35 ईयर्स में सबसे ज्यादा ड्रिलिंग है। पर मेरे दोस्तों ये एक बहुत बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन है। इस इल्यूजन के पीछे की सच्चाई आपको हिला कर रख देगी। तो आइए जरा इसके यूनिट इकोनॉमिक्स को ढंग से समझते हैं। FY23 से FY25 के बीच में ओएनजीसी का कैपिटल एक्सपेंडिचर डबल हो गया। खर्चा 30,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 62,000 करोड़ हो गया है। 62,000 करोड़, आप सोच सकते हो कितना ज्यादा है। यानी जमीन में पैसा सीधा दुगना लगाया जा रहा है। पर इसका एंड रिजल्ट क्या निकला दोस्तों? तेल का प्रोडक्शन बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऊपर से तेल का प्रोडक्शन गिर रहा है। ये मैं किसी को मॉक नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी गहरी सच्चाई है। ये 21.4 मिलियन मेट्रिक टन से गिरकर 20.8 मिलियन मेट्रिक टन पे जो तेल का प्रोडक्शन आया है, ये चिंता का विषय है। और सिमिलरली नेचुरल गैस का आउटपुट भी 21.3 बिलियन क्यूबिक मीटर से गिर के 20.1 बिलियन क्यूबिक मीटर्स रह गया है। ये एक सिस्टेमिक अंडर परफॉर्मेंस है, और इसको सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड टू मेक थिंग्स वर्स, हमारे टोटल प्रूवन रिजर्व्स भी लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। मतलब और ढूंढो, और कहां से मिलेगा उनको ढूंढो, तब जाके उनको एक्सप्लॉइट करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मोटे मोटे प्रॉफिट देखकर खुश हो जाते हैं। ये प्रॉफिट्स
जमीन से निकले तेल के नहीं है, कि बाहर से जो इंपोर्ट होकर क्रूड यहाँ पे लाया जाता है उसको रिफाइन करके जो बनाया जाता है उससे आता है पैसा। और इन सारी बातों का बॉटम लाइन सिर्फ एक है, शैलो पानी का आसान तेल अब प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। अब हमें समुद्र की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। इसे एनर्जी सेक्टर में अल्ट्रा डीप वाटर यानी कि UDW कहते हैं। UDW का मतलब है पानी के नीचे 1500 से 3000 मीटर तक जाना, मतलब लगभग 3 किलोमीटर तक नीचे जाना। ये नॉर्मल दुनिया की सोच से बिल्कुल परे होता है। जरा ऐसे सोचो कि वहां पर पूरी तरह से अंधेरा होता है, टेम्परेचर भी बिल्कुल बर्फ जैसा एकदम नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर पे आ जाता है, और वहां खतरनाक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ये प्रेशर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे सोच सकते हो कि इसमें लोहे की बड़ी सारी सबमरीन भी पापड़ की तरह पिचक सकती है। इस हाई स्टेक्स गेम में इंडिया का पहला टारगेट है केजी बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन। केजी बेसिन की सब सरफेस जियोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वहाँ कॉम्प्लेक्स फॉल्ट सिस्टम्स और हाईली प्रेशराइज्ड रिजर्वॉयर्स हैं, और जमीन के नीचे कब क्या फट जाए किसी को नहीं पता है। लेकिन रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने KG-D6 ब्लॉक में मैजिक करके दिखाया है। उन्होंने इस डीप वाटर की कॉमर्शियल वायबिलिटी को प्रूव कर दिया है। आज वहां से 28 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स डेली गैस निकाली जाती है। ये देश के नेचुरल गैस का टोटल जो आउटपुट है ना हमारा, उसका लगभग 30% अकेला यहीं से आता है। और इनका अप टाइम लगातार 14 साल से 99.99% चल रहा है। लेकिन ठीक उसके ऑपोजिट है ONGC, और उसका हाल जरा आप देख लीजिए। उनका प्रोप्राइटरी डीप वाटर ब्लॉक जो है उसका नाम है KG-DWN 98/2। बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है ये। इस ब्लॉक में सीवियर एग्जीक्यूशन डिलेज और टेक्निकल सेटबैक्स हुए हैं। इसके क्लस्टर 2 में 45,000 बैरल्स तेल निकालने का टारगेट था, और साथ में 10 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस भी निकालनी थी। पर कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी के आगे देश की बेस्ट कंपनी अटक गई। वहां आज के दिन इससे बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस किया जाता है। डीप वाटर ड्रिलिंग नॉर्मल ऑनशोर ड्रिलिंग जैसी नहीं होती है दोस्तों। वहां अचानक जमीन के नीचे से तरह तरह के वाइब्रेशंस आते हैं। ये पूरे सबसी आर्किटेक्चर को तबाह कर सकती हैं। एक बार गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने GSPC ने अकेले ट्राई किया था ये चीज, तब एक ऐसी भयंकर ऑपरेशनल एरर हुई जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। हमारी सरकारों का जो ऑडिटर होता है CAG, उसकी एक रिपोर्ट ने इसकी पूरी पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि KG-21 ऑफशोर वेल अपने डेजिग्नेटेड टेम्पलेट से पूरा बाहर ड्रिल हो गया था। बिना किसी को पता चले वहां पूरे 500 करोड़ पानी में डूब गए। और यही बात खत्म नहीं होती। उस मैसिव स्ट्रक्चरल गलती को सिर्फ ठीक करने में अनदर 35 करोड़ के आसपास लग गए। इस फेलियर से सरकार को क्लियर मैसेज मिल गया था, हमारे PSUs चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो, चाहे वो कितने हमारे अपने क्यों ना हो, पर इनके पास इस एक्सट्रीम डेप्थ को अकेले मैनेज करने की कैपेबिलिटी आज के दिन नहीं है। लेकिन इन्हीं टेक्निकल फेलियर्स के बीच में एक और बहुत बड़ी उम्मीद अब जाग रही है। हमारा सबसे बड़ा जियोलॉजिकल मूनशॉट है अंडमान बेसिन। ये हमारी किस्मत को फंडामेंटली रीराइट कर सकता है, और एटलीस्ट ऐसा प्रॉमिस तो दिखाई रहा है। जियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये बेसिन एक कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक एनवायरनमेंट में बैठा है। ये बिल्कुल इंडोनेशिया के लेजेंडरी सुमात्रा फील्ड की तरह है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, सुमात्रा फील्ड 1970 से लेके अब तक 28 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल की इक्विवेलेंट निकाल चुका है। अंडमान बेसिन बिल्कुल वैसा ही जियोलॉजिकल ट्विन लगता है। इस हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल को देखते हुए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। डिफेंस मिनिस्टर से सारी क्लियरेंसेस को पास करवा लिया गया है, और उसके बाद वहां पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का नो गो एरिया एक्सप्लोरेशन के लिए खोल दिया गया है। वहां 8000 किलोमीटर के एक्सटेंसिव 2D 3D साइस्मिक सर्वेज हो रहे हैं आज के दिन, और उनके स्कैनर चिल्लाकर एक ही बात बोल रहे हैं कि बॉस, अंडमान के नीचे 307 से लेकर के 370 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट छिपा हुआ हो सकता है। और अगर इतना रिसोर्स कॉमर्शियलाइज हो गया तो बॉस पूरा गेम बदल सकता है। ये सिंगल हैंडेडली हमारी एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को सीधा आधा कर देगा, और ये अब सिर्फ पेपर पर लिखी हुई कहानी नहीं रही है। 2025 के एंड में इसका सबसे पहला सबूत हम सबके सामने आया। ऑयल इंडिया, जो कि हमारी PSU है, उसने उस ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी काम चालू कर रखा था। वहां ड्रिलिंग चल रही थी, और उन्होंने 2650 मीटर्स की टारगेट डेप्थ तक ड्रिल किया। जब वो 2212 और 2250 मीटर्स के बीच में कहीं ना कहीं पहुंचे तो किस्मत चमक गई। वहां सीधा ऐसी नेचुरल गैस मिली जिसमें 87% मीथेन थी। ये इस बेसिन का पहला कंफर्म्ड हाइड्रोकार्बन अकरेंस बन गया है, और ये और भी पॉजिटिव इसलिए बनता है कि इसी एरिया में पहले भी ड्रिलिंग करी गई थी जब वहां से कुछ नहीं निकाल पाए थे हम। पर इस दूसरे वेल की सक्सेस ने हमें पूरी तरह से नैरेटिव को बदलने पर मजबूर कर दिया है। और साथ ही साथ ONGC का DDKG-1 ड्रिलशिप भी वहीं एक कैंपेन पर ऑलरेडी काम कर रहा है। वो म्यांमार की तरफ से गल्फ ऑफ मोहतमा बेसिन की तरफ जाकर ड्रिल कर रहे हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर यहाँ पे सिक्का चल गया हमारा, तो इंडिया का गयाना मोमेंट की तरह हो सकता है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि 2015 में गयाना, जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्री है, वेनेजुएला के जस्ट साथ में है, ये एक बहुत ही गरीब देश था। उनके पास कोई डोमेस्टिक ऑयल नहीं था, पर स्टैब्रोइक ब्लॉक में एक्सॉन मोबिल, जो कि यूएस की एक सुपर ऑयल मेजर है, उसको वहां पे बहुत सारा तेल मिलता है, 11 बिलियन बैरल्स। और आज उस अकेले डिस्कवरी की वजह से गयाना की पूरी इकोनॉमी के चक्के घूम गए हैं।
वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है, जहां जीडीपी 40 to 60% पर ईयर से बढ़ रही है। पर समुद्र की 3000 मीटर की गहराई में ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं होता है। पाइप ठीक करने के लिए, मशीन्स चलाने के लिए भी इंसान वहां नहीं जा सकते। हमें वहां एडवांस रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स चाहिए होते हैं, स्पेशलाइज सबसी ब्लो आउट प्रिवेंटर्स की जरूरत पड़ती है और सोफिस्टिकेटेड ड्रिलिंग सिस्टम्स चाहिए होते हैं। ये सिस्टम्स हमारे पास है नहीं, तो इसके कारण हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास दो ही रास्ते बचते हैं। ऑप्शन ए था कि हम खुद ये टेक्नोलॉजी डेवलप करें, जैसे नेवी के लिए न्यूक्लियर सबमरीन हम बनाते हैं वैसे ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें 15-20 साल 25 साल कितना R&D में चला जाएगा कुछ नहीं पता है। पर मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी बहुत अलग थी। हमारी इकोनॉमी तब तक इंपोर्ट बिल्स के बोझ के तले दबकर खत्म हो जाती। हम 15 साल के लिए और वेट नहीं कर सकते। इसलिए सरकार ने एक बड़ा ही अच्छा कदम उठाया और बोला कि यू नो व्हाट, लेट्स स्पिन द गेम। यही आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। हमारी सरकार ने बेसिकली फॉर्मली ये एक्सेप्ट किया है कि हम टेक्नोलॉजिकली उतने साउंड नहीं आज के दिन, एंड अपना नेशनल प्राइड साइड में रख के लेट अस ब्रिंग इन दी फॉरेन एक्सपर्ट्स, जिनको ये काम आता है उनको लेके आते हैं, उनसे पार्टनरशिप करते हैं। और इसी अप्रोच के अंदर टोटल एनर्जीज, ब्रिटिश पेट्रोलियम, एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन जैसे ग्लोबल सुपर ऑयल मेजर्स को इन्वाइट किया जा रहा है। ये लोग डेकेड से गल्फ ऑफ मेक्सिको, ऑफशोर ब्राजील में यही सब काम कर रहे हैं। इसी प्लान के तहत नवंबर 2025 में एक लैंडमार्क डील हुई। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने फ्रांस की टोटल एनर्जीज के साथ एक टेक्नोलॉजी सर्विस एग्रीमेंट साइन किया। इसको TSA भी बोलते हैं। टोटल एनर्जीज दुनिया के सबसे फॉर्मिडेबल ग्लोबल मास्टर्स में से है। इस गेम में इन्होंने नामीबिया के वीनस प्रोजेक्ट्स और ब्राजील के अंदर अपना डंका बजाया है। और अब ये फ्रेंच एक्सपर्ट्स अंडमान के विजयपुरम 2 बेसिन में अप्रेजल प्रोग्राम लीड करेंगे। वो महानदी और केजी बेसिन में अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन करेंगे और आने वाले और बिडिंग राउंड्स में ये ऑयल इंडिया का सपोर्ट भी करेंगे। मीनवाइल दूसरी तरफ ONGC ने भी अपनी टर्मिनल डिक्लाइन को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अर्ली 2025 में ब्रिटिश पेट्रोलियम को एक स्पेशल टेक्निकल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट दिया। BP का बेसिकली ये काम है कि आप अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लेकर के यहाँ पे आओ, अपनी एडवांस सब सरफेस मॉडलिंग लगाओ। इसके बदले में उनको एक फिक्स्ड फी दी जाएगी और एक्स्ट्रा तेल का हिस्सा भी दिया जाएगा। कौन सा एक्स्ट्रा तेल? इस डील को जरा ऐसे समझिए, ONGC मुंबई हाई वाली जो इसकी ऑयल एंड गैस वाली फील्ड है उसका टोटल इक्विटी कंट्रोल अपने पास ही रखना चाहती थी। इसलिए टेंडर में स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट किया गया कि बॉस जो दूसरी कंपनी आ रही है हमें सपोर्ट करने के लिए, उसका एक ही काम है कि कैसे भी करके जो डिक्लाइन हो रहा है मुंबई हाई का प्रोडक्शन उसको कंट्रोल किया जाए और उसके बाद वापस ग्रोथ मोड पे लाया जाए। टारगेट है कि अभी जो प्रोडक्शन उससे 60% ऊपर तक हम वहां से शायद जा सकते हैं। और इसी के लिए BP ने करीब अपने 10 हाईली स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को वहां पर लगाया है आज काम पर। ये एक्सपर्ट्स कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी इंटरप्रेट करेंगे और सब सी रिजर्वोयर मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे। इसके अलावा जो आने वाले जो बिडिंग राउंड्स है उसके लिए एक नया कंसोर्शियम भी बनाया गया है इनके द्वारा, जहां पे ONGC का 40% स्टेक है, BP का 30% और रिलायंस यानी मुकेश अंबानी जी वाली कंपनी उसका भी 30% स्टेक है। ये विदेशी कैपिटल और एक्सपर्टीज का सीधा इंटीग्रेशन किया जा रहा है इंडियन प्लेयर्स के साथ। और बस ये नहीं, ONGC एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन के साथ भी एक्टिव डिस्कशंस कर रहा है ऐसी और पार्टनरशिप्स के लिए। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा टेक्निकल वाई आ जाता है। ये विदेशी कंपनीज अचानक इंडिया में इतना काम करने के लिए कैसे एक्साइट हो रहे हैं? वेल, अगर आप इन ग्लोबल ऑयल मेजर्स की माने तो हमारे लॉज आज भी बहुत ज्यादा हार्श हैं और इसीलिए अब सोल्यूशन निकाला गया। सोल्यूशन क्या है? वेल, पहले जब हम इनको आने को बोलते थे तो बेसिकली वो होता था प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। उन पे अब इनको आना नहीं है, तो बहुत नया स्ट्रक्चर बनाया गया, टेक्नोलॉजी सर्विस अग्रीमेंट्स, एंड उसके थ्रू यहाँ पे इनको लाया जा रहा है। पुराने वाले लॉ में कॉस्ट रिकवरी का मैकेनिज्म था। ठेकेदार कहता था कि मैंने 100 रुपए लगाए हैं तो पहले खर्चा निकालूंगा। इसमें ठेकेदार कॉस्ट को बढ़ाकर दिखाता था और सरकारी ऑडिटर्स सालों तक फाइल्स को घुमाते रहते थे कि यार हुआ क्या, समझ ही नहीं आ रहा है। इससे एंडलेस डिस्प्यूट्स और प्रोजेक्ट डिलेस होते थे और बाद में सरकार बड़े बड़े टैक्स नोटिस दे देती थी, जिसके कारण और एनवायरनमेंट खराब हो जाता था। पर अब हमारी सरकार नए मॉडल लेके आई है HELP और OALP के नाम से। इसमें सीधा रेवेन्यू शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लाया गया है। पहले दिन से ही ग्रॉस रेवेन्यू का बंटवारा हो जाता है, ऑपरेटर्स को फुल मार्केटिंग एंड प्राइसिंग फ्रीडम मिलता है। और OALP-X का जो नया वाला बिडिंग राउंड हुआ है वो इसका सबसे बड़ा सबूत भी है। यहाँ 25 ब्लॉक्स और 1,92,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी फिस्कल डिटरेंट भी है जो कि अभी बची हुई थी। ग्लोबल एवरेज लाइसेंसिंग राउंड्स में गवर्नमेंट टेक लगभग 40% से 60% होता है, पर इंडिया में रॉयल्टी, टैक्सेस, रेवेन्यू शेयरिंग ये सब बहुत ही ज्यादा है। सरकार 60 to 70% तक रेवेन्यू अपनी जेब में रख लेती है। इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज की नजर से देखो तो ये तो यार बिल्कुल बेकार की बात हुई। उनका कहना है 30-40% तक ओके है, लेकिन इससे ज्यादा तो कहीं पे प्रेसिडेंट ही नहीं है, हम आपको क्यों दें? और इसमें उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट कॉस्ट निकालनी होती है। ऊपर से रिग को हायर करना, ऑफशोर सर्विसेज पर 18% GST देना पड़ता है, वो भी है। करेंसी रिस्क भी है। एंड ये लोग तेल इंटरनेशनल प्राइस पर डॉलर में बेचते हैं, पर टैक्सेस और GST उनको डेप्रिशिएटिंग इंडियन रुपी में देना पड़ता है। इन्हीं सब हार्श रियलिटीज के कारण है कि पहले वाला मॉडल नहीं चल रहा था, लेकिन नया जो TSA मॉडल आया है, टेक्नोलॉजी सर्विस मॉडल आया है, उसके अंडर ये लोग इजीली इंडिया में अब आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि टोटल जो है फ्रांस की, उसको अब अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग का जो रिस्क है इंडिया में
वो उसको खुद नहीं उठाना पड़ेगा। अगर अंडमान में जो ड्रिलिंग हो रही है वो ड्राई निकलती है तो उसका रिस्क इनके ऊपर नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उठाएंगे। उन्हें सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज और सॉफ्टवेयर का गारंटीड फिक्स पैसा मिल रहा है, और अगर वहां पे तेल या गैस निकल जाता है तो उसका भी एक छोटा सा हिस्सा इनका हो जाएगा। इंडियन पीएसयूज फ्यूचर प्रॉफिट रख लेंगे और हमारी एनर्जी रेजिलियंस इससे मजबूत हो जाएगी। ये टीएसए इस सरकार का एक बहुत ही बड़ा बेट है, और ये कैपिटल खर्चा कितना मैसिव हो सकता है जरा इसका नैपकिन मैथ भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल शैलो वाटर में जब आप डिगिंग करते हैं उसके लिए जो रिग लगाया जाता है उसका रेंट ही अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। पिछले कुछ साइकिल्स में $45,000 पर डे से बढ़ के $80,000 तक ऑलरेडी आ चुका है। और अगर अल्ट्रा डीप वाटर वेल्स का अगर आपने रेंट सुन लिया रिग का तो बॉस आपके होश ही उड़ जाएंगे। रिलायंस की बात कर लेते हैं, उनका जो KG-D1 बेसिन है वहां पे जो रिग लगाया गया है उसका 300 दिन का कॉन्ट्रैक्ट $123 मिलियन का है। यानी दिन का रेंट कितना पड़ा? $410,000, $4,10,000 हर दिन का खर्चा है, और इसमें मोबिलाइजेशन फीस तो है भी नहीं, वो अलग से है। सिमिलरली एक और कंपनी है वांटेज ड्रिलिंग, उसने भी इंडिया में $260 मिलियन का मैसिव कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ऑयल इंडिया की बात कर लेते हैं, वो अंडमान में जो ड्रिलिंग कर रहे हैं उसके लिए रिग लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला एक कंपनी को जिसका नाम है ब्लैकफॉर्ड डॉल्फिन, और कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? $154 मिलियन। और बस ये नहीं, डीप वाटर इकोनॉमिक्स का सबसे खतरनाक पहलू समय होता है। किसी भी डिले का मतलब ये कॉस्ट बहुत तेजी से ऊपर चले जाता है। पहली डिस्कवरी से लेकर फर्स्ट ऑयल निकालने तक, यानी पहली बार वहां पर ऑयल निकले, इसमें आराम से 5 से 10 साल लग जाते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स सालों सालों तक पानी में खाली ब्लॉक हो रहे हैं। उसका कोई आउटकम निकलेगा या नहीं निकलेगा किसी को नहीं पता है। इसलिए यहां सिर्फ वही एलीट एंटिटी सर्वाइव कर पाती हैं जिनकी बैलेंस शीट्स बहुत बहुत स्ट्रांग हो। टोटल एनर्जीज का 2025 में ही ऑपरेटिंग कैश फ्लो $27.8 बिलियन था। हमारे इंडियन पीएसयूज के लिए इन ग्लोबल मेजर्स का रिस्क मैनेजमेंट लेवरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ग्लोबल बेंचमार्क्स की बात करें तो जो हमारे अल्ट्रा डीप वाटर एग्जीक्यूशन होते हैं उसके लिए 2 मॉडल्स हैं हमारे पास। पहला केस है आपका ब्राजील का, जहां पे पेट्रोब्रास दुनिया की अनडिस्प्यूटेड लीडर है। उन्होंने कई दशकों पहले सिनपेस नाम से एक महान R&D सेंटर बनाया। सालों की इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने प्री सॉल्ट रिजर्व से तेल निकालना सीखा, और उनका ब्रेक इवन आज के दिन $40 से $60 पर बैरल के बीच में आ जाता है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ग्लोबली है। और हर बेसिन के हर वेल के अंदर से वो लगभग 27,000 बैरल्स पर डे निकालते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और यही आती है हमारी कंपनीज जैसे कि BPCL की एक यूनिट, या फिर ऑयल इंडिया विदेश, जिन्होंने पेट्रोब्रास के साथ $3.5 बिलियन लगाए हैं ताकि वो उनसे एक काम सीख सके। लेकिन हमारे पास अपना सेनपेस बनाने की लग्जरी नहीं थी, इसलिए हम गयाना का फास्ट ट्रैकिंग कमर्शियलाइजेशन मॉडल भी फॉलो कर रहे हैं। गयाना ने अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर को होलसेल आउटसोर्स कर दिया था, और इसका नतीजा ये निकलता है कि वहां इंडस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट साइकिल देखा गया है। 2027 तक एक्सपेक्टेड है कि उनका एनुअल प्रोडक्शन 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे के रेट पे होगा। इंडिया अब बिल्कुल वही अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अंडमान में प्ले कर रहा है, लेकिन इस पूरे मास्टर प्लान में एक बहुत ही बड़ा रिस्क छुपा हुआ था। वो था हमारे अनप्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी बिहेवियर का। फॉरेन इन्वेस्टर्स का यही कहना है, जो मैंने आपको भी बताया, कि ये प्रोजेक्ट्स 5 से 10 साल मिनिमम चलते हैं, ज्यादा भी चल सकते हैं। इतने लंबे प्रोजेक्ट्स हैं तो इसके लिए हमें एब्सोल्यूट पॉलिसी स्टेबिलिटी चाहिए होती है। उन्हें सरप्राइज रेगुलेशन चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं होते। लेकिन जुलाई 2022 में हमारी सरकार ने अचानक से लगाया विंडफॉल टैक्स। उन्होंने बेसिकली बोला कि डोमेस्टिकली जो भी क्रूड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर जो टैक्स रॉयल्टी पहले से चल रही है वो तो है ही है, ऊपर से 23,250 रुपीस पर टन का एडिशनल टैक्स ठोक दिया। ये अपने आप में लगभग $40 पर बैरल के आसपास हो जाता था उस समय पे, और इसको हर 15 दिन में रिव्यू भी किया जा रहा है। मतलब हर 15 दिन एक तरीके से नंबर चेंज हो रहे हैं जो इंडस्ट्री के लिए हैं। इस आर्बिट्री डिसीजन ने फॉरेन इन्वेस्टर्स का पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। ऑयल बिजनेस में ऑपरेटर्स हाई प्राइस साइकिल के प्रॉफिट्स पर ही रिलाई करते हैं, क्योंकि उन्हें लो प्राइस साइकिल के मैसिव लॉसेस को कवर करना होता है। अगर आप उनका प्रॉफिट पोटेंशियली क्लिप कर दोगे तो रिस्क टेकिंग का लॉजिक डिस्ट्रॉय हो जाता है। सरकार को समझ आ गया कि इससे जो हम बिडिंग कर रहे हैं, जो हम टेंडर खोल रहे हैं, वो स्टॉल हो रहे हैं, लोग वहां आ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने दिसंबर 2024 में इस विंडफॉल टैक्स को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया। लेकिन फॉरेनर्स का परमानेंट ट्रस्ट जीतने के लिए एक स्टैट्यूटरी गारंटी चाहिए थी, इसलिए हमारी पार्लियामेंट ने फाइनली ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पास किया। ये नया लेजिस्लेशन सीधा 1948 के पुराने लॉ को अपडेट कर रहा है। सोचो, तब से वही वाला लॉ चलते आ रहा था। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक क्लियर लीगल मैसेज दिया। ये बिल एक ऐसी लीगल दीवार है जो कि फ्यूचर सरकारों को अचानक से टैक्सेस लगाने से रोकेगी, और कोई भी नेता ऐसी गलती दोबारा नहीं कर पाएगा। और कोई भी नेता ऐसा कुछ करता है तो इन्वेस्टर सीधा स्टेट को सू कर सकता है, उसे कोर्ट पे लेके जा सकता है। इस बिल ने हाइड्रोकार्बन्स के लिए एक सिंगल पेट्रोलियम लीज इंट्रोड्यूस किया है। ऑपरेशनल डिफॉल्ट्स को डिक्रिमिनलाइज करने के साथ साथ फाइनेंशियल पेनल्टीज को भी कम किया है। प्राइवेट ऑपरेटर्स को प्रोसेसिंग फैसिलिटीज शेयर करने की आजादी दे दी गई है। और इसी के साथ ओवरऑल कहानी ये बनती है कि इंडिया जो अपने दशकों की जो अपनी पॉलिसी चला रहा था, हमने उसको पूरा चेंज कर दिया है। हम 88.2% इंपोर्ट डिपेंडेंस की इस बीमारी को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
सरकार ने 15 साल के R&D का लंबा रास्ता अबैंडन कर दिया है। उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। रेगुलेटरी बैरियर्स तोड़ दिए गए हैं और टैक्स फ्रेमवर्क को भी चेंज किया गया है। अंडमान की एक्सट्रीम डेप्थ में गैस का सबूत मिल चुका है। काफी कुछ हो रहा है, काफी प्रॉमिसिंग सीन है। टोटल और BP ने एग्जीक्यूशन की कमांड भी काफी हद तक संभाल ली है। हमने टाइम खरीदने के लिए फ्यूचर प्रॉफिट्स को ट्रेड किया है और बिल्कुल सही अप्रोच है। एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। अगर अगले 10 साल तक सरकार ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी स्टेबिलिटी बरकरार रखी तो हो सकता है हमारा जो अंडमान का पूरा रीजन है हमारे पूरे भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। और हाँ, ये सब जानने के बाद अब जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ तो इस इनवॉइस को जरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि उसके पीछे समुद्र की 3000 मीटर गहराई में एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है। मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ ग्रो एज। ऐसे ही Tier 1 और माइंड बेंडिंग इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर लौटेंगे अगली वीडियो के साथ।